Good morning, students of 11th Commerce class. In my last lecture, I explained you the different human activities like business, profession, and employment. I explained you all definitions of business, characteristics, and profession and employment. Now, let us take the difference between among all these. Difference but difference are to be taken on the basis of on different basis. First of all, let us take first difference. The point of first difference is commencement of business. You can start first, take the business, you can start the business after completing the some legal formalities. As you know that there are some legal formalities to start the business. After doing or completing these legal formalities, you can start the business. Second is profession. As I explained you in my last lecture, that a person which have a special skill and knowledge to start a profession, he must be certified from a concerned institute. After getting certificates from that institution, he can start the profession. And employment, after getting the appointment letter, the person can start the employment. This is the first base of the difference among the threes. Second is nature of the business. Now, नेचर ऑफ वर्क, किस टाइप का वर्क किया जाता है. तो बिजनेस में आप कैसा भी नेचर हो सकता है. आइए, इस पर डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप का है. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, किसी भी तरह का हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस किया जाता है. प्रोफेशन में क्या है कि आपको एक स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत होती है. उसके बाद में ही आप उससे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है. वर्क जो भी उसे अलॉटेड किया जाता है पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट में, वही वर्क करता है. जैसे कि एक टीचर है, उसे टीचिंग का, पियोन है, उसे पियोन का वर्क दिया जाता है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको चार्टर्ड अकाउंट से रिलेटेड वर्क किया जाता है. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, कि कितना इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में, प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में करेंगे. तो बिजनेस में आपको पता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस. इट डिपेंड्स ऑन द अकॉर्डिंग द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस. तो जितना आप जैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. और जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, अगर एक डॉक्टर है या एक लॉयर है, बस उसे अपना थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना है और वो ही कैन स्टार्ट हिज प्रोफेशन. डॉक्टर को एक छोटी सी शॉप चाहिए, या अगर वो बड़े पैमाने पर नर्सिंग होम खोलना चाहता है, तो उसे उसी हिसाब से बिजनेस पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और रहा उसके बाद नेक्स्ट रही आपका एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट रिस्क, द नेक्स्ट बेसिस ऑफ द डिफरेंस इज रिस्क. तो बिजनेस में मैंने आपको बताया था, बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है. एंटरप्रेन्योर का मतलब हु टेक्स रिस्क. तो बिजनेस में रिस्क सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेसमैन, उतना ही उसके लिए रिस्क है. और आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा है, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन बिजनेस. और प्रोफेशन में रिस्क, ए लिटिल डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व, क्योंकि प्रोफेशन में रिस्क बहुत कम रहता है. उसका प्रोफेशन कम नहीं तो ज़्यादा चलता ही है, ज़्यादा नहीं चलेगा तो कम चलेगा. और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जब एम्प्लॉय किसी प्रकार का पैसा ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा है बिजनेस में, तो उसे रिस्क की कोई संभावना ही नहीं है. उसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन. देखिए, बिजनेसमैन को किसी भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है. कोई एक इलिटरेट पर्सन भी किसी भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. अब रही बात प्रोफेशन में, वो आपको बताया था कि प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल नॉलेज या स्किल चाहिए, उसे एक डिग्री चाहिए. डॉक्टर है तो MBBS की डिग्री या BOMS की डिग्री उसे
उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उसे अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जैसा भी उसे वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस भी काम के लिए वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, जैसे टीचर है उसकी अपनी क्वालिफिकेशन होगी, इसके अलावा एक क्लर्क है उसकी हो सकता है उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी जाए, पियोन है उसका 10th तक मांगी जाए, तो अकॉर्डिंग टू द वर्क क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस में सबसे पहले आपने पढ़ा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, और प्रोफेशन में वो फी अर्न करता है थ्रू गिविंग द सर्विस टू द सोसाइटी, और एम्प्लॉयमेंट में जो भी वर्क उसे अलॉट किया जाता है वो किया था, उसका वही ऑब्जेक्टिव है, अपने एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाने वर्क को करना। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि वो अपने बिजनेस का जो शेयर है उसे वो मतलब किसी भी चीज़ का शेयर वो ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता। अब देखिए बिजनेस में एक पार्टनर, एक व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो वो अपने बेटे को या किसी और को, कोई और भी उसका पार्टनर हो सकता है, उसे वो जब चाहे अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर अपने बेटे को अपनी शॉप पर बैठाकर चला जाए, तो उसके लिए तो उसे जब तक उसके बेटे के पास भी या उस पर कंसर्न पर्सन के पास भी वो डिग्री नहीं होगी वो उस काम को स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि कैन नॉट बी ट्रांसफ़र हिज शेयर ऑफ इंटरेस्ट। और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट में भी वो अपने जो एम्प्लॉई है वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। अब हम लेते हैं हमारा एक लास्ट टॉपिक, नहीं अभी तो 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये आपने अभी, इकोनॉमी का मतलब है जो पैसे से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द मनी। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपने बिजनेस में सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स में ही मैंने पढ़ाया था कि प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट में आप सबसे पहले द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस किया ही प्रॉफिट कमाने के लिए जाता है, तो प्रॉफिट कमाना ही बिजनेसमैन का मेन पर्पस होता है। उसके बाद है नेक्स्ट कंज्यूमर और कस्टमर क्रिएशन। आप कस्टमर क्रिएट करना, आप देखिए कस्टमर कैसे क्रिएट किए जाते हैं, मतलब अगर उसका प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में बिक रहा है, अब वो कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहता है मार्केट में, तो उसके लिए उसे कुछ समथिंग न्यू करना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट भी इस तरह का मार्केट में बेचे कि कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तभी वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगा, ताकि चाहे वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो या किसी भी तरह से कस्टमर को क्रिएट करना। और साथ में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो अगेन दोबारा से उसके पास वो प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए क्यों आएगा, बल्कि अगर वो घर ले जाकर अपने उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता या प्रोडक्ट उसका ख़राब निकल जाता है, तो आप देखिए कोई अगर पड़ोस में भी उसे ख़रीदने के लिए जा रहा होगा तो उसे भी मना कर देगा कि ये प्रोडक्ट आप उस कंपनी का मत लेकर आना, ये तो बेकार है। तो कस्टमर को नए कस्टमर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो वो प्राइस से भी सेटिस्फाई हो, और उसको जो हर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी उससे मिले कि वो प्रोडक्ट में उसे ये लगे कि जितना पैसा उसने खर्च किया है वो उतनी सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है। अगर उसे मिल रही है तो कोई और अगर किसी उसी प्रोडक्ट को कोई उससे पूछता है तो वो बताएगा कि वो इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना वो हर तरह से बेहतर है। तो यहाँ पर कस्टमर क्रिएट करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, मतलब यहाँ पर ये 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कस्टमर क्रिएशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन से जुड़ा है। कस्टमर तब क्रिएट होंगे जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे इसके प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है इनोवेशंस। इनोवेशंस का मतलब होता है टू डू समथिंग न्यू। अब कुछ जब तक वो नया नहीं लाएगा मार्केट में तो कस्टमर क्यों परचेज़ करेंगे। पहले से ही मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल ही रही हैं। अब आप मोबाइल देखिए, मोबाइल के अगर एक पर्सन के पास एक मोबाइल है और वो उसे हर तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जब तक कुछ अगला मोबाइल का कोई फंक्शन नया मार्केट में नहीं आया है तो वो कस्टमर क्यों दूसरे मोबाइल को परचेज़ करेगा। हाँ, और उसके बाद अगर उसे पता चलता है कि जो मोबाइल मार्केट में नए मार्केट में मोबाइल आ रहे हैं उसमें नए फंक्शंस आ रहे हैं, उसका मतलब कैमरे में मेगापिक्सल ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी जो डिस्प्ले है वो बेटर आ रही है या मेमोरी किसी तरह से बढ़ाई गई है, तो तभी तो वो नई चीज़ों को परचेज़ करने के लिए अट्रैक्ट होगा। तो ये बिजनेस का नेक्स्ट पर्पस है कि टू डू समथिंग न्यू मीन्स इनोवेशन।
इनोवेशंस करना, कुछ नया प्रोडक्ट लाना, नई या पुराने प्रोडक्ट में कुछ नई चीज़ इस तरह से लाना कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसे खरीद सकें। ये था हमारे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लेट अस टेक द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। सबसे फर्स्ट है हाई क्वालिटी गुड्स एट हाई और यू कैन से रीजनेबल रेट्स। देखिए, हाई क्वालिटी के गुड्स, अगर बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है बिजनेसमैन, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि वो इस तरह के प्रोडक्ट कस्टमर के सामने रखे कि कस्टमर उसे परचेज़ करे और रीज़नेबल प्राइस पर। अब दूसरी चीज़ जो कस्टमर देखता है वो सबसे पहले यही फाइंड आउट करता है कि प्रोडक्ट भी अच्छा हो और प्राइस भी उसके रीज़नेबल हो। अगर वो महंगा होगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों को उसकी तरफ ध्यान देना है कि प्रोडक्ट अच्छा भी होना चाहिए और रीज़नेबल रेट पर भी उसे मिलना चाहिए मार्केट में। नेक्स्ट इज contributions to कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट, विकास करना, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करे, कुछ अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करे, योगदान दे सोसाइटी के अंदर। अच्छा जी, अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बता दी, जैसे अभी देखिए अब हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कोविड-19। इसके अंदर आप देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन ने सोसाइटी के लिए अच्छा से अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। सबसे पहले जैसे नाम आता है रतन टाटा का, उन्होंने $1500 मिलियन प्रोवाइड किए। इसी तरह कितने बिजनेसमैन हैं। तो अगर ये बिजनेसमैन इसी तरह से इन्होंने कोविड-19 के लिए लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन किया सोसाइटी के अंदर, क्यों किया? ये जो क्राइसिस है इससे बाहर निकल सके लोग, जो मतलब जो गरीब लोग हैं वो इस क्राइसिस का सामना कर सके। गवर्नमेंट को उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है और जो गवर्नमेंट ने लोगों के हर तरह से उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, चाहे वो उनके बीमारी से रिलेटेड थी या उनको ज़रूरतमंद का खाना पहुंचाने से रिलेटेड थी, इन्हीं पैसों से उन्होंने, गवर्नमेंट ने लोगों तक ये चीज़ पहुंचाई है। तो यहाँ होता है ये कंट्रीब्यूशन, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये दान करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए टाटा ने मुंबई के अंदर कैंसर का एक हॉस्पिटल फ्री में खोला हुआ है। तो ये हुआ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर नाम होता है, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका नाम होता है इस चीज़ को करने से। लोग फिर अगर एक बिजनेसमैन ये कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, तो लोग बड़े खुश होकर भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उन चीज़ों के। और इसके अलावा जैसे अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल खोलना, लाइब्रेरी खोलना, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स वगैरह खोलना, ये कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी होता है। और एक एग्जांपल और भी मैं आपको बताती हूँ टाटा से ही रिलेटेड। टाटा ने जब 26/11 केस हुआ था मुंबई के अंदर, तो जो लोग उसके अंदर शहीद हो गए थे उस होटल के अंदर, तो उन लोगों के बच्चों की एजुकेशन का पूरा अपने ऊपर भार उठाया था। उन्होंने कहा था कि उन लोगों की जितनी बच्चों की एजुकेशन होगी उसका पूरा टॉलरेट हम करेंगे, उनकी एजुकेशन पर आने वाले एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ ये था डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब नेक्स्ट है फेयर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। अब फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? रिटर्न करना। इन्वेस्टर्स मतलब कौन होते हैं? जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में। अब इन्वेस्टर्स में जैसे आप सबसे पहले ले सकते हैं नाम शेयर होल्डर्स का। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट में से वो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके शेयर्स पर, अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर, मतलब जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से प्रत्येक शेयर होल्डर्स को उसका जितने शेयर्स उसने उसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। तो कंपनी का या बिजनेसमैन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फेयरली डिविडेंड, मतलब टाइमली और फेयरली और डिविडेंड प्रोवाइड करे इन्वेस्टर्स को, और साथ ही उनके डिविडेंड की सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। कल ऐसा नहीं है कि कंपनी सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन में चली जाती है, कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, तो उस कंडीशंस में उनका पैसा डूब जाए। तो यहाँ पर होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करे प्लस फेयर डिविडेंड दे, मतलब जितना प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है उसमें से उनको भी फेयरली प्रोवाइड करते रहे।
तो ये थे हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। एक ऑब्जेक्टिव और भी है हमारा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट तो आप समझ ही रहे हैं क्या होता है कि हमारी जो जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में होता चला जाता है उतनी ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दूर होती चली जाती है। तो इसका मतलब है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बिजनेसमैन का एक सोशल ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी के अंदर बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, सोसाइटी के दिए गए डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करना है, तो उसका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। और बिजनेसमैन और बिजनेस करता भी है, क्योंकि सोसाइटी के लोगों के द्वारा ही तो वो बिजनेस करता है, और सोसाइटी के लोग ही खरीदते हैं उसके बिजनेस और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं। सोसाइटी में रहकर उसे रहना है, सोसाइटी में रहकर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, तो सही बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो था कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट मोटिव, इकोनॉमिक्स में कस्टमर या और यू कैन से कस्टमर क्रिएशंस और इनोवेशंस, दीज आर द डिफरेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आपने पढ़ा प्रॉफिट मोटिव, ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, क्योंकि वो प्रॉफिट, उसे मेकिंग प्रॉफिट कमाना होता है। कस्टमर क्रिएशंस, फेयर रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया, जो आज इसे भी हम ले लेते हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर, उसे कैसे मतलब अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेसमैन कैसे बिजनेस को चलाएगा। इसलिए इसके लिए ज़रूरी होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट मेकिंग मैंने आपको बताया कि देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही बिजनेस का प्रॉफिट कमाना है। अब प्रॉफिट क्यों कमाना है, प्रॉफिट के द्वारा उसे क्या किया जाता है, कैसे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। देखिए फर्स्ट लेते हैं हम, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल मतलब जैसे हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए हवा, पानी और खाने की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह बिजनेस को अगर सर्वाइवल करना है, उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉफिट कमाए। अगर प्रॉफिट वो नहीं कमाएगा तो वो कैसे जी पाएगा, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देगा, कैसे वो अपने जो डिफरेंट कॉस्ट बिजनेस की होती है उनको कैसे टॉलरेट करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट के लिए तभी वो बिजनेस एक लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर रैपिड ग्रोथ। अब रैपिड ग्रोथ क्या, रैपिड ग्रोथ का मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए, उसे एक्सपेंशन करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब बिजनेस आगे कैसे, स्टार्टिंग में जब बिजनेस किया जाता है तो छोटे पैमाने पर ही बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, धीरे धीरे बिजनेसमैन उसे आगे बढ़ाने की सोचता है। वो हो सकता है एक के बाद दूसरा प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है, एक के अलावा अपनी नई ब्रांचेस दूसरे शहरों में लाता है, सेम प्रोडक्ट की सेम ब्रांड लेकर आता है मार्केट में। तो ये होता है बिजनेस को एक्सपेंड करना। अब वो बिजनेस को एक्सपेंड कब करेगा, अगर उसके प्रॉफिट्स हो रहे हैं। देखिए जितना भी प्रॉफिट बिजनेस में होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में अभी बताया था ऊपर, सोशल ऑब्जेक्टिव से फेयर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। देखिए इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब वो क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इस होप में कि उन्हें प्रॉफिट या डिविडेंड मिलेगा। अब कभी भी बिजनेसमैन सारा का सारे प्रॉफिट्स को कभी भी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो कुछ एक सम पार्ट, ये कंपनी एक्ट में भी कंपलसरी होता है उसके लिए कि वो सारे प्रॉफिट्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करे, वो रिजर्व करके रखे एज ए जनरल रिजर्व। किस लिए, क्योंकि उसे आगे भविष्य में ना जाने उसे किस काम के लिए इस प्रॉफिट्स की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे कि हम एक जनरल अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जितना अर्निंग्स हमारी होती हैं, जितने घर में अर्निंग्स आपके फादर या आपकी मदर करते हैं, वो क्या आप सारा पैसा खर्च कर देते हैं महीने के महीने? नहीं, वो कुछ सेविंग्स करके रखते हैं। किस लिए? फॉर फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, पता नहीं कि मालूम नहीं कल कोई बीमार हो जाए, या बच्चों की एजुकेशन के लिए या किसी और फंक्शंस के लिए अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। इसी तरह बिजनेस के लिए भी है। बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए बिजनेसमैन हमेशा आगे बढ़ने के लिए क्या सोचता है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा।
और अचानक कोई कंटिजेंसीज उसके सामने आ जाएं, जैसे कि आजकल के क्राइसिस में आप देख रहे हैं, तो एकदम ही पैसों की ज़रूरत पड़े या कभी किसी साल बिजनेसमैन को प्रॉफिट ना हो पाए तो वो शेयर होल्डर्स को कम से कम डिविडेंड तो पे कर पाए। तो इसके लिए आगे बढ़ने के लिए, फॉर रैपिड ग्रोथ के लिए उसे प्रॉफिट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉफिट्स को वो बचा कर रखते हैं आगे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखिए, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी क्या, कुशलता को बढ़ाने के लिए। अब बिजनेस की एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? सबसे ज़रूरी है कि जो बिजनेस के जो सबसे पहले हम लेते हैं मैनेजमेंट के थ्रू कैसे बढ़ती है। अगर किसी बिजनेस में कोई बिजनेस अगर फेल होता है, सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है बिजनेस फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसकी मैनेजरियल पॉलिसी काम नहीं करे, मतलब मैनेजमेंट अच्छा नहीं था कंपनी का, इसलिए मैनेजमेंट, ज़्यादातर कंपनियां इसीलिए फेल होती है। वैसे तो आपने बहुत कम सुना होगा कि कंपनी कोई फेल हो गई। कंपनियां ज़्यादातर, बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल नहीं होते हैं, ज़्यादातर वो चलते रहते हैं कभी भी। और नए बिजनेसमैन की कभी इंटेंशन होती है कि वो अपना बिजनेस को बंद करेगा। तो अगर कोई भी कंपनी या बिजनेस बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो वो फेल नहीं होता। और एफिशिएंटली वर्क वो कब करता है? जब उसका मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होता है। और मैनेजमेंट एफिशिएंट कब होगा? जब वो अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। डिफरेंट डिसीजंस उसे लेने पड़ते हैं, तो डिसीजंस लेने, अच्छा, अच्छे एफिशिएंट डिसीजंस वही ले पाते हैं जो कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर उनके मैनेजर्स एफिशिएंट होते हैं तो मैनेजमेंट को एफिशिएंट मैनेजर के लिए उसे अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट को हायर करना पड़ता है, बाहर से अच्छी सैलरी देकर पे करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि वो अच्छे से प्रॉफिट्स उसके पास होंगे, तभी वो मैनेजमेंट को हायर कर पाएगा। दूसरी तरफ जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी अगर अच्छा वर्क करते हैं, वर्क कब करेंगे? जब वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। देखिए, अगर आपका ऑनर, जो ऑनर ऑफ द बिजनेस अपने एम्प्लॉय को सही से पेमेंट नहीं करता है तो क्या होता है? वो ढंग से वर्क ही नहीं करेंगे, काम ढंग से नहीं हुआ तो जो कंपनी या बिजनेस है वो लॉस में चला जाता है। क्योंकि लोगों के अंदर, जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, एफिशिएंस। इसके लिए ज़रूरी होता है अगर उन्हें टाइमली पेमेंट बिजनेस करता रहे, टाइमली पेमेंट करता रहे और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट उनको पे किया जाए, प्लस उन्हें प्रॉफिट में शेयरिंग दी जाए, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे। और अगर वो बेटर तरीके से काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे, तो नेचुरली है, काम अच्छा हुआ तो सेल्स अच्छी हुई तो प्रॉफिट अच्छा हुआ। तो ये दोनों बातें इस बात पर डिपेंड करती हैं। कोई भी ऑनर ऑफ द बिजनेस अपने पर्सन, अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको कब अच्छा पे करेगा? जब उसके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। कब अच्छे मैनेजर्स हायर करेगा? जब उसके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे डायरेक्टली इंक्लिनेशन देती हैं एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट को। अगर एफिशिएंट होगा तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेजमेंट का एफिशिएंट होगा और बिजनेस में एफिशिएंटली वर्क कर सकेगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन। अब देखिए, प्रेस्टीज और रिकॉग्नाइजेशन, प्रेस्टीज का मतलब होता है अच्छी से अच्छी प्रेस्टीज बनाकर रखना, जैसे रेपुटेशन ऑफ द फर्म, और रिकॉग्नाइजेशन का मतलब हुआ पहचान। आप कोई भी बिजनेसमैन अपनी पहचान अलग से बनाना चाहता है। देखिए, सभी चल रहे हैं, आप भी क्लास में अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो ये चाहेगा कि मेरी क्लास में अच्छी से अच्छी पहचान हो। इसके लिए वो हर तरह से ये कोशिश करता है कि हर सब्जेक्ट में मैं अच्छे से अच्छा करूं, ताकि टीचर मुझे अलग से कुछ, मेरे लिए कुछ अच्छे वर्ड्स कहे, मुझे अलग से कुछ, मतलब मुझे मोटिवेट करे, मुझे कुछ कहे। तो ऐसे ही मार्केट में, बिजनेस मार्केट में होता है कि एक बिजनेसमैन अपने आप को दूसरे से अलग रखना चाहता है। वो अलग, ये नहीं कि वो इन द गुड सेंस, बैड सेंस नहीं, अच्छे सेंस में। कैसे? कि कुछ मैंने अच्छा किया होगा, कुछ मैं अच्छा करूं। तो इसके लिए वही चीज़ है कि वो बिजनेस में अगर वो प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है तो अपने सैलरीज को, अपने वर्कर्स को अच्छी सैलरी दे रहा है, अच्छी सैलरी दे रहा है, तो उसका नाम होता है कि हाँ, बस उस कंपनी के लोगों को देखिए ये इस तरह की फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जा रही हैं। वो फैसिलिटीज़ ज़्यादा देगा अगर प्रॉफिट कमा रहा है, न इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी ज़्यादा देगा। और नॉन मॉनिटरी जो होते हैं, मतलब जैसे आप कह सकते हैं अलग तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइड करना हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो। तो ये एक, अगर एक बिजनेस फर्म अपने वर्कर्स को एक अच्छी चीज़ें ये सब प्रोवाइड कर रही है तो उसकी एक अच्छी पहचान और रिकॉग्नाइजेशन मार्केट के अंदर बनती है।
तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, तो प्रॉफिट्स अगर अच्छे होंगे तो वो अपने आप ही उसके वर्कर्स उससे खुश होंगे, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी बिजनेसमैन की प्रेस्टीज बनाने में। और उससे ऊपर भी मैंने आपको बताया था कम्युनिटी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर भी जैसे अगर कोई फर्म ने अभी जैसे ये क्राइसिस आई, किसी बिजनेसमैन ने जितना ज़्यादा योगदान दिया उसका नाम हमने पढ़ा, हम न्यूज़पेपर में आया, उसका नाम न्यूज़ में आया, तो वहाँ पर उसकी एक अपनी एक रिकॉग्नाइजेशन बनी। तो आप लोग भी कहते हैं देखिए फलाने व्यक्ति ने इतना कंट्रीब्यूट किया था कोविड के अंदर, उस फॉर्म ने कितना कंट्रीब्यूशन किया था। तो ये किस लिए संभव हो पाता है, ये केवल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाती है टुवर्ड्स दी सोसाइटी, और वहाँ पर उसकी प्रेस्टीज ज़्यादा अच्छी बढ़ती है। नेक्स्ट है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। देखिए ये सारे पॉइंट्स भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब जैसे ऊपर है अभी हमने पढ़ा कि ग्रोथ, बिजनेस अपनी ग्रोथ करना चाहता है, ग्रोथ कहाँ से करेगा, अगर उसने प्रॉफिट्स को अर्न करके रखा हुआ है। तो प्रॉफिट्स को अर्न मतलब प्रॉफिट उसने बचा कर रख रखे हैं, तो प्रॉफिट से ही प्रॉफिट और बढ़ता है। आपने उस प्रॉफिट को आगे और बिजनेस में लगा दिया और प्रॉफिट्स कमाए, उसको और आगे लगा दें, उनसे प्रॉफिट कमाया, तो जैसे आप कहते हैं पैसा ही पैसे को खींचता है। जितना पैसा आप बिजनेस में लगाते चले जाओगे उतना ही बिजनेस फ्लरिश होता चलाएगा, उतना ही प्रॉफिट कमाता चला जाएगा। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस आप देख रही हैं, पहले एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, फिर उसने दूसरी, फिर वो दूसरे प्रोडक्ट को लेकर आती है, फिर वो अपनी ब्रांचेस बढ़ाती चली जाती है। ये कैसे होता है, ये प्रॉफिट के द्वारा ही संभव होता है। एक प्रॉफिट से और दूसरे प्रॉफिट होते हैं, फिर दूसरे और से और आगे प्रॉफिट होते चलेंगे, फिर और ब्रांचेस बनती चली गई। आप स्टार्टिंग में कोई भी बिजनेस एकदम इतने बड़े पैमाने पर एस्टेब्लिश नहीं होता, वो एक छोटी सी फर्म के रूप में एस्टेब्लिश होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कमाता चला गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस को प्रॉफिट्स की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, जो कि आज मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ये चैप्टर आपकी PT1 में भी आ रहा है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, और नेक्स्ट उसमें कंप्लीट करेंगे। ओके, सी यू। हाँ राहुल, ये तो हो गया कंप्लीट, हो गया। हाँ यहाँ से तो मैंने दबा दिया था, यहाँ से दबाना बंद हो जाता है ना, दबाने से दे बताना।